रोम का दुनिया पर दबदबा खत्म हुए सदियां बीत गई, लेकिन इसकी संस्कृति आज भी असरदार है। इसकी सोच, इसके अल्फाज, इसकी इमारतें आज भी दुनिया में मशहूर हैं। ये वो महाशक्ति थी जिसने इतिहास में पहली बार एक आधुनिक फौज की नींव रखी, जिसने साम्राज्य चलाने के लिए पहली बार सीनेट का ढांचा बनाया, जिसने अपने गणराज्य के दौर में तकरीबन 5 सदियों तक लोकतंत्र को कामयाबी से चलाया। कितनी ही आधुनिक राजनीतिक शब्द जैसे कि रिपब्लिक, तानाशाह, सीनेट और वीटो ऐसे हैं जिन्हें रोमन राजनीति से लिया गया है। साम्राज्य के चरम पर इसकी आबादी इतनी थी कि दुनिया का हर 5वां इंसान रोमन था। रोमन राजशाही, गणराज्य और साम्राज्य के दौरों को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 2000 साल से भी ज्यादा रोम का दबदबा रहा। यह कैसे मुमकिन हुआ और फिर कैसे इस महाशक्ति का पतन हुआ और क्यों हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रोम की शुरुआत के बारे में बहुत सारी पौराणिक कहानियां मौजूद हैं। एक कहानी के मुताबिक 2 जुड़वां भाई थे, रोमुलस और रेमस, जिन्हें बचपन में नदी में बहा दिया गया था क्योंकि वो युद्ध के देवता मार्स की नाजायज औलाद थे। लेकिन किसी तरह ये बच्चे एक जंगल में जा पहुंचे जहां पर एक भेड़िए ने इन्हें देखा और अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। फिर इन दोनों ने मिलकर टाइबर नदी के पास एक बस्ती बसाई, लेकिन कुछ समय बाद शहर के कब्जे को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें रेमस की मौत हो गई और फिर रोमुलस ने इस शहर को रोम का नाम दिया। ऐसी ही 2-3 और पौराणिक कहानियां भी हैं रोम की शुरुआत के बारे में, लेकिन आधुनिक शोध के मुताबिक यह सब उस वक्त के रोमन इतिहासकारों ने अपने राज्य को एक दिलचस्प मूल कहानी देने के लिए गढ़ी थी। रोम की असल शुरुआत को जानने के लिए हमने आधुनिक शोध को खंगाला और पाया कि कुछ पुरातत्व के रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोम 625 ईसा पूर्व के आसपास बसा था। शुरुआत में यह टाइबर नदी के किनारे एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था, जो धीरे धीरे एक शहर में बदल गया। उस समय इस इलाके को एट्रोरिया और लेटियम कहा जाता था। लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और शायद बाहरी हमलों से बचने के लिए एकजुट हो गए, जिससे रोम की शुरुआत हुई। 600 ईसा पूर्व से 510 ईसा पूर्व तक के दौर को रोम का राजाओं का काल माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उस समय राजा बनने का फैसला विरासत के आधार पर नहीं लिया जाता था। राजाओं को सीनेट नाम की शासक संस्था चुनती थी। इस दौर में रोम में कुल 7 राजा बने। इस सूची में आखिरी राजा का नाम लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस था, जिसे टार्क्विन द प्राउड भी कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक वो एक जालिम शासक था और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे रोम के इतिहास को बदल दिया। लूसियस सुपरबस के बेटे पर आरोप लगा कि उसने एक कुलीन महिला लुक्रेशिया के साथ जबरदस्ती की। यह खबर रोम में आग की तरह फैल गई और जगह जगह लूसियस सुपरबस के खिलाफ विरोध शुरू हो गए। आखिरकार जनता और कुलीन वर्ग ने मिलकर सुपरबस को सत्ता से हटा दिया और इसी के साथ 509 ईसा पूर्व में रोम के गणराज्य काल की शुरुआत हुई। रोम में अब एक सरकार बनाई गई जिसको सीनेट का नाम दिया गया। सीनेट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से का नाम पेट्रिशियंस था, जिसके सदस्य अमीर और ताकतवर परिवारों से आते थे, और दूसरा हिस्सा था प्लेबियंस, जिसमें ज्यादातर मध्यम वर्ग के नुमाइंदे थे। पेट्रिशियंस और प्लेबियंस मिलकर 2 नेताओं को चुनते थे, जिन्हें कॉन्सल्स कहा जाता था। आमतौर पर ज्यादातर ताकत पेट्रिशियंस के पास होती थी और वो इसका नाजायज फायदा भी उठाते थे, जिसकी वजह से उनका प्लेबियंस के साथ कई बार टकराव देखा गया। गणराज्य काल के दौरान रोम का काफी विस्तार हुआ। 338 ईसा पूर्व तक रोम का इलाका पूरे इतालवी प्रायद्वीप तक फैल चुका था। इस फैलाव के दौरान कई लड़ाइयां भी हुईं, जैसे 390 ईसा पूर्व में पड़ोसी गौल्स ने रोम पर हमला किया और काफी तबाही मचाई, लेकिन रोम ने खुद को दोबारा खड़ा किया। इसके बाद सेनापति कैमिलस की अगुवाई में रोम ने आज के पूरे इटली पर कब्जा कर लिया। 264 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व के बीच रोम एक बार फिर युद्ध की स्थिति में चला गया। इस समय को प्यूनिक युद्ध कहा जाता है।
ये लड़ाइयां रोम और कार्थेज के बीच हुईं। कार्थेज अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित एक बेहद ताकतवर नगर राज्य था जो आज के ट्यूनीशिया के आसपास के इलाके में आता है। कुल मिलाकर 3 प्यूनिक युद्ध लड़े गए। पहले 2 युद्धों के बाद रोम ने पश्चिमी भूमध्य सागर को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें स्पेन और सिसिली का द्वीप भी शामिल था। इस दौरान रोम ने कार्थेज के मशहूर सेनापति और रणनीतिकार हैनिबल को भी हरा दिया था। हैनिबल की कहानी इतनी दिलचस्प है कि इस पर एक अलग ही वीडियो बन सकती है। 149 और 146 ईसा पूर्व के बीच तीसरा प्यूनिक युद्ध लड़ा गया और इसमें रोम ने कार्थेज को बहुत बुरी तरह हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद रोम ने पहले तो कार्थेज में जमकर लूटपाट की, फिर पूरे शहर को जलाकर तबाह कर दिया। यूनानी इतिहासकार अपियन अपनी किताब में लिखते हैं कि तीसरे प्यूनिक युद्ध में कार्थेज के करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई और जो 500 लोग जिंदा बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। इसके बाद रोम ने पूर्व की तरफ अपना विस्तार शुरू किया। सबसे पहले मैसेडोनिया राज्य को हराया, जो सिकंदर महान के मरने के 200 साल बाद भी एक ताकतवर राज्य था। रोम को उसकी फौजी जीतों ने न सिर्फ नई जमीनें और सोना दिया, बल्कि इन जीते हुए राज्यों की संस्कृति और समाज का भी रोम पर गहरा असर पड़ा। अगर आप कभी किसी इतालवी शहर में घूमने जाओगे तो देखोगे कि रोम ने यूनानी वास्तुकला, धर्म और कला के कई पहलुओं को अपने समाज में शामिल किया है। यूनानी दार्शनिकों के लेखन ने रोमन सोच और फलसफे को बहुत प्रभावित किया। 100 ईसा पूर्व तक फौजी ताकत और इलाके के फैलाव ने रोम को एक महाशक्ति बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे रोम बड़ा होता गया, इसके बुरे नतीजे भी दिखने लगे। जैसे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और गृह युद्ध होने लगे। जो भी नेता गरीबों के लिए आवाज उठाते, उन्हें कत्ल कर दिया जाता, जिसके बाद दूसरे नेता गरीबों की मदद करने से डरने लगे। कुछ नेताओं ने राजनीतिक बदलाव के लिए हिंसक तरीके भी अपनाए, लेकिन उन्हें भी मार दिया गया। इसके बाद गणराज्य बहुत अस्थिर हो गया और फिर से गृह युद्ध शुरू हो गए। ऐसे हालात में अक्सर तानाशाह नेता फायदा उठाते हैं। ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ और रोम को मिला अपना सबसे बड़ा तानाशाह। साल था 58 ईसा पूर्व। रोम ने जूलियस सीजर को इटली के एक प्रांत का राज्यपाल बनाया और गॉल के बचे हुए इलाकों को जल्दी से अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी दी। गॉल एक सेल्टिक लोगों का कबीला था जो आज के फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के कुछ हिस्सों में रहता था। लेकिन गॉल पर कब्जा करना सीजर के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि गॉल्स एक आजान कबीला था और उन्हें किसी की हुकूमत कबूल नहीं थी। तो उन्होंने वर्सिंजेटोरिक्स को अपना नेता चुना और सीजर के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए। इस जंग को गैलिक युद्ध कहा जाता है, जो 58 ईसा पूर्व में शुरू हुई और अगले 6 साल तक चलती रही। 52 ईसा पूर्व में सीजर ने गॉल के एक प्रमुख शहर एलेशिया को महीनों तक घेरे रखा, जिससे गॉल के लोग भूख से मरने लगे और जो लोग बचे थे उन पर हमला करके मार दिया गया। यह लड़ाई जीतने के बाद कहा जा सकता है कि सीजर ने पूरा युद्ध भी जीत लिया। जीवनीकार प्लूटार्क लिखते हैं कि इस युद्ध में सीजर और उसकी फौज ने 30 लाख गॉल्स के खिलाफ जंग लड़ी और उनके 10 लाख लोगों को मार दिया और 10 लाख लोगों को गुलाम बना लिया। गॉल की जीत ने सीजर को रोम में बेहद लोकप्रिय बना दिया। सीजर की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत से सीनेट में बेचैनी बढ़ने लगी। इसी वजह से सीनेट ने सीजर को अपनी फौजी जीतें खत्म कर गॉल से वापस आने के आदेश दिए, और इसके जवाब में सीजर ने जो किया वो पूरे रोमन साम्राज्य के इतिहास को बदलने वाला था। सीजर ने सीनेट के आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीजर ने 2 और रोमन सेनापतियों ने पोम्पेयस मैग्नस और मार्कस लिसिनियस क्रासस के साथ एक गठजोड़ बनाया, जिसे ट्रायम्विरेट के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पोम्पे सीजर का दामाद था। इस तीनों के गठजोड़ की लोकप्रियता रोम में इतनी बढ़ गई कि ये तीनों मिलकर रोम की राजनीति और कहानी को अपने हिसाब से चलाने लगे। कुछ समय तक सीजर के लिए सब कुछ योजना के हिसाब से जा रहा था, लेकिन फिर हर राजनीतिक गठजोड़ की तरह ट्रायम्विरेट में भी दरार पड़ने लगी। सबसे पहले क्रासस ने सीजर की बढ़ती लोकप्रियता देखकर कुछ ऐसा करना चाहा कि उसकी शोहरत भी सीजर के बराबर हो जाए। इसी चक्कर में 53 ईसा पूर्व में क्रासस ने पार्थियन साम्राज्य के खिलाफ एक फौजी अभियान शुरू किया।
लेकिन वो यह लड़ाई हार गया जिसमें उसकी मौत हो गई। कुछ स्रोत यह भी कहते हैं कि क्रासस को पकड़ा गया और उसके मुंह में पिघला हुआ सोना डाला गया। क्रासस की मौत के बाद अब सीजर और पॉम्पे के बीच सत्ता की जंग शुरू हो गई। सीजर को हराने के लिए पॉम्पे ने रोमन सीनेट से हाथ मिला लिया और इसके बदले सीनेट को सीजर की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ एक चेहरा मिल गया जो उसे टक्कर दे सके। 49 ईसा पूर्व में सीनेट की चेतावनियों के बावजूद सीजर अपनी फौज लेकर रोम की तरफ बढ़ा और रूबिकॉन नदी पार की। दरअसल सीजर को अपनी ताकत दिखानी थी। इस कदम की वजह से सीनेट और पॉम्पे के खिलाफ सीजर का गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे सीजर का गृह युद्ध कहा जाता है। 1 साल तक यह युद्ध चलता रहा और आखिरकार 48 ईसा पूर्व में सीजर की फौज ने पॉम्पे की सेना को फोर्सेलस की लड़ाई में हरा दिया, जिसके बाद पॉम्पे को मिस्र भागना पड़ा, जहां उसे राजा टॉलेमी ने धोखे से मरवा दिया ताकि उसे सीजर का साथ मिल सके। इसी के साथ अब रोम का पूरा कब्जा सीजर के हाथ आ गया। मौके का फायदा उठाते हुए सीजर ने खुद को रोम का आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया। सीजर की रोम पर तानाशाही 49 ईसा पूर्व से लेकर 44 ईसा पूर्व तक चली। इन 5 सालों में रोम काफी तरक्की भी हुई। उसने कई सुधार लाए जिससे गरीब लोगों को भी फायदा हुआ। सड़कों और इमारतों जैसे सार्वजनिक कामों ने सीजर की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। लोगों को लगने लगा था कि सीजर उनके लिए एक मसीहा बनकर आया है। उसे एक देवता की तरह माना जाने लगा। हालांकि सीनेट ने सीजर को आधिकारिक तौर पर तानाशाह मान लिया था, फिर भी सीनेट में कुछ लोग इसके खिलाफ थे और वो रोम से तानाशाही हटाकर वापस गणराज्य बनाना चाहते थे। इसमें सीजर के करीबी साथी गायस कैसियस लॉन्गिनस और मार्कस जूनियस ब्रूटस भी शामिल थे, जिन्हें लग रहा था कि सीजर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार इन दोनों ने कुछ और सीनेटरों के साथ मिलकर सीजर को कत्ल करने का इरादा बना लिया। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व के दिन सीनेट की एक बैठक चल रही थी, जिसमें सीजर भी शामिल था। कुछ सीनेटरों ने एक अर्जी दिखाने के बहाने सीजर को घेर लिया और अचानक उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। सीजर को लगातार 23 बार छुरा घोंपा गया। हमले के बीच में सीजर की नजर ब्रूट्स पर पड़ी, जिसे वो अपना बेटा मानता था, जिसके बाद सीजर ने कहा, ए टू ब्रूटे, यानी तुम भी ब्रूट्स, जो कि उसके आखिरी बोल माने जाते हैं। हमलावरों को लगा कि वो सीजर को मारकर ताकत अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन सीजर की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि रोम के सारे नागरिक सीनेट के खिलाफ खड़े हो गए। सीजर की मौत ने रोम को एक बार फिर गृह युद्ध में धकेल दिया। यहां पर आते हैं सीजर के परपोते ऑक्टेवियन, जिसे सीजर ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। ऑक्टेवियन ने सीजर के करीबी दोस्त मार्क एंटनी और लेपिडस के साथ दूसरा त्रिगुट बनाया और सीनेट के खिलाफ जंग छेड़ दी। 42 ईसा पूर्व में फिलिप्पी की लड़ाई में तीनों ने सीनेट को हराकर सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य का कब्जा ऑक्टेवियन को दिया गया। मार्क एंटनी ने पूर्व को संभाला और लेपिडस को उत्तरी अफ्रीका दिया गया, लेकिन बाद में ऑक्टेवियन ने लेपिडस को किनारे कर सारा कब्जा अपने हाथ में ले लिया। कुछ सालों तक ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी ने मिलकर रोम पर हुकूमत चलाई, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सकी। जब मार्क एंटनी पूर्वी रोमन साम्राज्य पर राज्य कर रहा था, तभी उसकी दोस्ती हुई क्लियोपैट्रा से और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त पर क्लियोपैट्रा का सीजर के साथ प्रेम संबंध था और दोनों का एक बेटा भी था। यह सुनकर ऑक्टेवियन को लगने लगा कि मार्क एंटनी दूसरे गठजोड़ बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने का इरादा कर रहा है। इसके बाद दोनों के बीच शक के बादल छाने लगे और ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया, यह कहकर कि मार्क एंटनी अब क्लियोपैट्रा को रोम की रानी बनाना चाहता है और वो रोमन मूल्यों को भूल गया है, और आखिरकार उसे देशद्रोही घोषित कर दिया। जवाब में मार्क एंटनी ने ऑक्टेवियन की वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि रोम पर उसका कोई हक नहीं, क्योंकि वो सीजर का असली बेटा नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच जंग शुरू हो गई और कई लड़ाइयों के बाद 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई हुई, जिसमें ऑक्टेवियन की नौसेना ने एंटनी और क्लियोपैट्रा के बेड़े को हरा दिया।
जिसके बाद दोनों मिस्र भाग गए, लेकिन ऑक्टेवियन ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा और अपनी फौज भेजकर उन्हें 1 साल तक घेरे रखा। फिर 30 ईसा पूर्व में एंटनी और क्लियोपैट्रा ने हार मान ली और दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद ऑक्टेवियन को रोम का पहला सम्राट घोषित किया गया और उसने ऑगस्टस नाम अपना लिया और इसी के साथ शुरुआत हुई रोमन साम्राज्य की। ऑगस्टस का राज 41 साल तक चला और इस दौर को पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति का दौर कहा जाता है। ऑगस्टस से पहले रोम में कोई ना कोई युद्ध या राजनीतिक उठापटक चलती ही रहती थी और लोग इससे थक चुके थे। इस वजह से ऑगस्टस के स्थिर शासन को लोगों ने बहुत पसंद किया। ऑगस्टस एक बेहद काबिल सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य में टकराव रोककर कई प्रगतिशील कानून लाए और निर्माण कार्यों पर भी ध्यान दिया। ये फैसले ऑगस्टस को बाकी रोमन सम्राटों से अलग करते हैं, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ज्यादातर रोमन सम्राट ऐश परस्त थे और राज करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। 14 ईस्वी में 75 साल की उम्र में ऑगस्टस की स्वाभाविक मौत हो गई। ऑगस्टस के मरने के बाद उसे एक देवता माना जाने लगा और यह विश्वास रोमन साम्राज्य के अंत तक चला। यहां तक कि जो अगस्त महीना है वो भी ऑगस्टस के नाम पर ही रखा गया है। ऑगस्टस के बाद उसके दत्तक पुत्र टाइबेरियस ने 22 साल तक राज किया। टाइबेरियस का दौर वही था जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। टाइबेरियस के मरने के बाद सम्राट बनने की बारी आई उसके दत्तक पुत्र कैलिगुला की, जो एक पागल और क्रूर सम्राट के रूप में जाना जाता है। कैलिगुला कई बेगुनाह लोगों को षड्यंत्र के आरोप में मरवा देता था। इस पागलपन से पूरी सीनेट नाराज थी। इसी तरह कैलिगुला की हुकूमत 3 साल तक चलती रही और फिर 41 ईस्वी में एक दिन जब कैलिगुला अपने खाने के लिए एक भूमिगत रास्ते से जा रहा था, तब 2 रखवालों ने उसका कत्ल कर दिया। हालांकि यह कभी नहीं पता चल सका कि यह किसने करवाया। कैलिगुला की मौत के बाद उसके चाचा क्लॉडियस को सम्राट घोषित कर दिया गया। क्लॉडियस का शासन 13 साल तक चला। कहा जाता है कि क्लॉडियस खाने पीने का बहुत शौकीन था और ज्यादातर वक्त ऐश परस्ती में बिताता था। उसकी कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी अग्रिपिना, जिसने उसे झड़ देकर मार दिया और अपने सौतेले बेटे नीरो को सम्राट बना दिया। नीरो के राज को रोमन साम्राज्य पर सबसे बड़े दाग की तरह देखा जाता है। 54 ईस्वी में 16 साल की उम्र में सम्राट बनने के बाद नीरो ने ऐसी कुछ हरकतें की जिसने लोगों को हैरान कर दिया। नीरो ने सबसे पहले अपनी ही मां को मार दिया, क्योंकि वो उसे बहुत काबू में रखने लगी थी। इसके बाद उसने शाही खजाने को फिजूल खर्ची से खाली कर दिया, जिससे राज्य में भारी आर्थिक संकट आ गया और जिसने भी इस पर सवाल उठाया उसे मार दिया गया। जीवनीकार सुएटोनियस नीरो के बारे में लिखते हैं कि नीरो हर तरह के बुरे काम करता था, जैसे कि बेवजह लोगों को मार देना और पशुओं पर अत्याचार। फिर एक दिन कथित तौर पर नीरो ने पूरे रोम में आग लगवा दी और इसका इल्जाम ईसाइयों पर डाल दिया, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के लिए एक खतरे की तरह देखा जाता था। खैर, इसी आग की घटना से एक मशहूर कहावत निकली जो आज भी लोग तानाशाहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नीरो फिडल्ड व्हेन रोम बर्न्ड। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत या स्रोत नहीं है कि नीरो ने ऐसा किया था। वैसे भी वायलिन तो नीरो के मरने के 1000 साल बाद बनाई गई थी, तो इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि नीरो के दुश्मनों ने ही यह कहानी गढ़ी हो उसे बदनाम करने के लिए। जो भी हो, लेकिन उस वक्त रोम में आग लगी थी, इसके सबूत हैं। और इस घटना के बाद रोम के नेताओं का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। मौके का फायदा उठाकर स्पेन के राज्यपाल सर्वियस सल्पीशियस गाल्बा ने नीरो को राजगद्दी के लिए ललकारा। गाल्बा का समर्थन बढ़ता देख नीरो को समझ आ गया कि अब उसका राज खत्म होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए उसे रोम से भागना पड़ा और इसके बाद सीनेट ने नीरो को राज्य का दुश्मन घोषित कर दिया। पकड़े जाने और सार्वजनिक फांसी की शर्म से बचने के लिए नीरो ने 30 साल की उम्र में अपनी जान ले ली। चूंकि नीरो की कोई आधिकारिक संतान नहीं थी, इसलिए जूलियो क्लॉडियन वंश, जो उसके परदादा ऑगस्टस के समय से चला आ रहा था, वो नीरो के साथ ही खत्म हो गया। नीरो की मौत के बाद अगला साल 4 सम्राटों का साल कहलाया। साल था 69 ईस्वी,
सीनेट के समर्थन से गाल्बा को सम्राट चुना गया। देखा जाए तो गाल्बा नीरो से कम नहीं था। गाल्बा ने अपने भ्रष्ट दोस्तों के फायदे के लिए रोमन फौज का वेतन कुछ समय तक रोक दिया, जिसकी वजह से फौज में फिर से बगावत शुरू हो गई। निचले जर्मनी के रोमन दल ने जनरल ओनलस विटेलियस को अपना सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि फिर से गृह युद्ध होता, गाल्बा के अपने अंगरक्षकों ने ही उसे मार डाला। यह दूसरी बार था जब किसी सम्राट के अपने रखवालों ने अपने ही सम्राट को कत्ल किया। जनरल ओनलस विटेलियस सम्राट बनने का एक बड़ा दावेदार था, लेकिन सीनेट ने अपने ही एक सदस्य ओथो को सम्राट बनाया, क्योंकि सीनेट में वो काफी असरदार था। दिलचस्प बात यह है कि ओथो भी गाल्बा का समर्थक हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके खिलाफ हो गया। ओथो की छवि एक शांति प्रिय और अच्छे नेता की थी। राजगद्दी पर बैठते ही उसके सामने विटेलियस और उसकी फौज से निपटने की बड़ी चुनौती थी। ओथो एक शांतिपूर्ण समझौता चाहता था, लेकिन विटेलियस को न शांति से मतलब था और न ही वो सम्राट बनने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने वाला था। फिर दोनों की फौजों के बीच एक लंबी लड़ाई चली, लेकिन ओथो की फौज को बेड्रियाकम की लड़ाई में भयंकर हार का सामना करना पड़ा। रोमन इतिहासकार और सीनेटर कैसियस डियो ने लिखा कि उस दिन रणभूमि पर 4000 रोमन सिपाहियों की मौत हुई थी। जब ओथो को यह पता चला तो उसने यह लड़ाई अपनी तरफ से रोक दी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर वो जारी रखता तो जीत सकता था, लेकिन ओथो अपने सिपाहियों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, और फिर हजारों सिपाहियों की मौत का दुख उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। ये काफी अफसोस की बात है कि ओथो का राज सिर्फ 3 महीने तक चला, क्योंकि अगर उसे मौका मिलता तो वह एक बेहद संवेदनशील और अच्छा सम्राट होता। जहां रोमन सम्राट ज्यादातर अहंकारी और लालची हुआ करते थे, वहां ओथो का नाम हमेशा एक ईमानदार सम्राट के तौर पर लिया जाता है। ओथो की मौत के बाद विटेलियस अपनी फौज के साथ रोम पहुंचा और उसके सिपाहियों ने सबसे पहले रोम के लोगों को मारा, लूटा और औरतों को भी नहीं बख्शा। और फिर सीनेट ने हार मानकर विटेलियस को सम्राट घोषित कर दिया। विटेलियस को अगर एक मनोरोगी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसने खुद को सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया और एक तानाशाह की तरह हुकूमत करने लगा। आम लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि रोम एक अंधेरे दौर में जा चुका है। अब रोम को एक उद्धारक की जरूरत थी, जो जल्दी ही मिलने वाला था। रोमन फौज के एक हिस्से ने अचानक बगावत शुरू कर दी और अपने कमांडर टाइटस फ्लेवियस वेस्पाशियन को सम्राट घोषित कर दिया। फिर एक लंबा युद्ध चला और आखिर में वेस्पाशियन की फौज रोम में घुस गई। जब विटेलियस को यह समझ आ गया कि वो जंग हार रहा है, तो उसने शहर से छुपकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और घसीटकर रोम के लोगों के बीच लाया गया, जहां लोग उस पर थूकने लगे। फिर उसे बुरी तरह यातना देकर मार दिया गया और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। 22 दिसंबर 1969 ईस्वी को सीनेट ने वेस्पाशियन को सम्राट घोषित कर दिया। यह एक लंबे रोमन उथल पुथल के दौर का अंत था और एक नए शांतिपूर्ण और खुशहाल रोमन साम्राज्य के दरवाजे की शुरुआत हुई, जिसे फ्लेवियन वंश के नाम से जाना गया। वेस्पाशियन के राज में कोलोसियम का निर्माण शुरू हुआ, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है। वेस्पाशियन एक समझदार और अच्छा राजनेता था। उसने कानून व्यवस्था बहाल की और रोम के रईस वर्ग और आम नागरिक दोनों का ख्याल रखा। उसने सीनेट की ताकत पूरी तरह बहाल की और कई सुधार लागू किए जो जन कल्याण पर केंद्रित थे। वेस्पाशियन का राज लगभग 10 साल चला और उसके मरने के बाद उसका बेटा टाइटस सम्राट बना, जो किसी भी रोमन सम्राट का पहला सगा बेटा था जिसने अपने पिता का उत्तराधिकार संभाला। टाइटस के बाद उसके भाई डोमिशियन सम्राट बने, लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके बाद 96 ईस्वी से 192 ईस्वी के दौर को अच्छे सम्राटों का युग कहा जाता है। इस दौर में ट्राजन को उनके लोगों ने सबसे अच्छा सम्राट माना। इसी दौरान रोम 10 लाख आबादी वाला शहर बना और साम्राज्य का क्षेत्रफल अपने इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। रोम ने नए इलाकों को सड़कों के जरिए जोड़ा। यह व्यवस्था आज भी यूरोप के यातायात के नक्शे को परिभाषित करती है। ट्राजन के राज के बाद सम्राट हेड्रियन ने
रक्षा को मजबूत किया। ब्रिटेन में बड़े बड़े किले बनाए और रोम में पैंथियन बनवाया। पैंथियन के अंदर हेड्रियन ने अपने प्रिय एंटिनस की तस्वीरें भी बनवाईं, जो आज भी देखी जा सकती हैं। आखिरी अच्छे सम्राट माने जाने वाले दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपना ज्यादातर वक्त फौजी अभियानों में बिताया। लड़ाइयों के बीच में उन्होंने अपने स्थितप्रज्ञ दर्शन का लेखन मेडिटेशंस लिखा। मार्कस ऑरेलियस के बाद उनके बेटे कॉमोडस के अंडर आखिरकार पैक्स रोमाना का अंत हो गया। कॉमोडस को अपने राजकाज से ज्यादा ग्लेडिएटर की लड़ाइयां पसंद थीं। आखिरकार कॉमोडस के कुछ दुश्मनों ने उसे एक लड़ाके और गुलाम नार्सिसस से गला घोंटकर मरवा दिया। इसके बाद रोम फिर से अफरा तफरी में डूब गया। अगले 100 साल रोमन साम्राज्य काफी अस्थिर रहा। इस दौर में 25 से ज्यादा सम्राट आए और उनमें से लगभग सभी को कत्ल कर दिया गया। एक बार तो अंगरक्षकों ने सम्राट को मार दिया और अगले सम्राट की पद को नीलामी पर चढ़ा दिया। कई सम्राट ऐसे भी थे जिनका राज सिर्फ कुछ दिन या हफ्तों तक ही चल पाया। कुछ के राज की सटीक अवधि आज भी अनिश्चित है, लेकिन सबसे छोटे राज का रिकॉर्ड गॉर्डियन द्वितीय के पास है, जो लगभग 22 दिन का था। 285 ईस्वी में उस वक्त के सम्राट डायोक्लेटियन ने रोमन साम्राज्य को ठीक से चलाने के लिए उसे पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बांट दिया। फिर उसने एक ढांचा बनाया जिसमें एक सम्राट पश्चिम पर राज करता था और दूसरा पूर्व पर, और दोनों को ऑंगस्टर्स की उपाधि से पुकारा जाने लगा। इन दोनों के अधीन एक एक सहायक सम्राट थे जिन्हें सीजर की उपाधि मिली। इसीलिए इस दौर को टेट्रार्की यानी छतु शासन का नाम दिया गया। फिर 305 ईस्वी में डायोक्लेटियन ने एक बेहद दुर्लभ काम किया। उसने राजगद्दी खुद ही छोड़ दी और ऐसा करने वाला वो पहला रोमन सम्राट बना। इसके बाद डायोक्लेटियन के सह शासक और पश्चिमी साम्राज्य के सम्राट मैक्सिमियन ने भी सेवानिवृत्ति ले ली, जिसके बाद पश्चिमी साम्राज्य के सीजर के बेटे कॉन्स्टेंटाइन को पश्चिमी साम्राज्य का सम्राट नियुक्त किया गया। लेकिन मैक्सिमियन के बेटे मैक्सेंटियस ने मांग की कि उसे सीजर की उपाधि दी जाए। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सेंटियस के बीच युद्ध शुरू हो गया। माना जाता है कि युद्ध से पहले कॉन्स्टेंटाइन को आसमान में एक क्रॉस दिखाई दिया और उसे लगा कि यह ईश्वर की तरफ से उसके लिए एक संकेत है जिसे अपनाकर वो जीत सकता है। फिर उसने अपने झंडों और फौज के बैनरों पर क्रॉस का निशान बनवाया। इस युद्ध में कॉन्स्टेंटाइन की जीत हुई और मैक्सेंटियस को मार दिया गया। युद्ध जीतने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया और उसे अपने साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन का राज्य 337 ईस्वी तक चला और उसके मरने के बाद उसके 3 बेटों के बीच सत्ता की जंग हुई, लेकिन कोई भी राजगद्दी पर टिक नहीं पाया। इसके बाद 363 ईस्वी में वैलेंटिनियन वंश आया, जिसमें सत्ता की जंगें, कत्ल और अस्थिर राज्य था। 392 ईस्वी में पश्चिम के सम्राट वैलेंटिनियन द्वितीय की मौत के बाद पूर्व के सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने दोनों साम्राज्यों को फिर से एक कर दिया, लेकिन यह एकजुट रोमन साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं रहा। थियोडोसियस की मौत के कुछ साल बाद उसके दोनों बेटों आर्केडियस और होनोरियस के बीच रोम का आखिरी बंटवारा हो गया। आर्केडियस के अधीन पूर्व था, जो आगे चलकर बीजेंटाइन साम्राज्य बना, और होनोरियस के अधीन पश्चिम था, जिसका बहुत जल्द अंत होने वाला था। धीरे धीरे यूनानी बोलने वाला बीजेंटाइन साम्राज्य समृद्ध होता गया, जबकि लातीनी बोलने वाला पश्चिमी साम्राज्य आर्थिक संकट का शिकार हो गया। बीजेंटाइन साम्राज्य की दौलत ने अपनी किलेबंदी मजबूत बनाई। जब हमलावरों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की ताकत और रोम की कमजोरी देखी, तो उन्हें पश्चिम पर हमला करना ज्यादा आसान लगा। इस दौरान एक जर्मनिक कबीले विसिगोथ ने बार बार पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर हमला किया। एक और कबीले वैंडल्स ने 455 ईस्वी में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। 476 ईस्वी तक पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरी तरह तबाह हो गया। शायद यह एक दिलचस्प बात है कि रोम के आखिरी सम्राट का नाम रोमुलस था, जो कि रोम के पहले राजा का भी नाम था। एक जर्मनिक सेनापति ओडोएसर से हारने के बाद रोमुलस को जलावतनी में भेज दिया गया और जिंदगी के बाकी दिन उसने जलावतनी में ही गुजारे, और इस तरह अंत हुआ रोमन साम्राज्य का।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साम्राज्य पर हम आपके लिए दुनिया के महान साम्राज्यों की ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियां लाते रहते हैं। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है, इसलिए आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आगे आप किस साम्राज्य या किस इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। सी यू सून विथ अंडर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री, सिर्फ साम्राज्य पर।